विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आदरणीय अजय खड़े सर को भी प्रणाम। अभी जो लेक्चर है वो इंडियन पॉलिटी का है। इंडियन पॉलिटी में जो हम नागरिकता सिटीजनशिप चैप्टर पढ़ रहे हैं और पिछले संडे को इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नहीं हो पाया था किसी कारण से। तो उससे पहले 13 दिसंबर को जो इंडियन पॉलिटी का चैप्टर हुआ था उसको पर मैं रिवाइज कर देता हूँ 5 मिनट में, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण जी पीपीटी लगाइए। हम जो इंडियन पॉलिटी में जो हम पढ़ रहे हैं वो नागरिकता है। नागरिकता में जो हमें पढ़ना है वो सबसे पहले नागरिकता क्या है। नागरिक, गैर नागरिक, शरणार्थी और अवैध प्रवासी लोग कौन है। डायस्पोरा शब्द क्या होता है। नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। नागरिकता अधिनियम 1995 क्या कहता है और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 क्या है और फिर नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। ये हमारा नागरिकता का सिलेबस है। लक्ष्मण जी पीपीटी लगाएं। नागरिकता में सबसे पहले हमने देखा था कि भारतीय डायस्पोरा कौन है। भारतीय डायस्पोरा को डायस्पोरा शब्द ही चाइना से आया है। इसी तरह भारतीय डायस्पोरा में 3 वर्ग दिए थे। पहला है एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। दूसरा है पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और तीसरा है ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये 3 वर्ग हैं भारतीय डायस्पोरा में। तीनों की अपनी अपनी विशेषता है। जैसे एनआरआई, अगर किसी व्यक्ति वर्ष में 182 दिन विदेश में यदि कोई व्यक्ति रहता है तो उसे एनआरआई की संज्ञा दी जाती है। यह भारत का नागरिक ही होता है, भारत का पासपोर्ट धारण किए होता है। यह शिक्षा और व्यवसाय या प्रोफेशन के लिए दूसरे देश में जाता है। एनआरआई को चुनाव लड़ने और मत देने का अधिकार होता है। एनआरआई भारतीय नागरिक ही माना जाता है। फिर है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ, भारतीय मूल का व्यक्ति। इसमें यह है जिसकी 4 पीढ़ी भारतीय नागरिकता का 4 पीढ़ी में से किसी भी पीढ़ी में भारतीय नागरिकता का प्रमाण हो उसे पीआईओ माना जाता है। पीआईओ की ये विशेषता है कि 15 साल वीजा फ्री एंट्री दी जाती है और 2015 के बाद वीजा फ्री एंट्री आजीवन हो गई है। पीआईओ यदि 180 दिन तक भारत में निवास करता है तो उसे खाने में जानकारी नहीं देनी होती है। पीआईओ को यह सुविधा होती है कृषि और बागवानी की जमीन को छोड़कर कोई भी चल अचल संपत्ति वह खरीद सकता है। और पीआईओ को यह भी सुविधा है कि भारतीय नागरिकों को जो कोई भी मॉन्यूमेंट्स देखने में जो भारतीय नागरिकों को जो टिकट लगता है वही पीआईओ को भी टिकट लगेगा। तीसरी कैटेगरी थी ओसीआई, ओरिजिन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत की नागरिकता छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता यदि उन्होंने ग्रहण कर ली है तो इसे ओरिजिन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया या समुद्र पारी नागरिकता कहते हैं। लक्ष्मण जी पीपीटी लगाइए। ओसीआई को शुरू से ही भारत में आजीवन वीजा फ्री एंट्री प्राप्त है और पीआईओ को 2015 से आजीवन वीजा फ्री एंट्री मिली है। सेकंड उस पर आ जाइए, इसके नीचे वाली पीपीटी पर आ जाइए। और पीआईओ और ओसीआई, पीआईओ और ओसीआई को अब OCCI और नीचे आइए, इसके नीचे आइए। पीआईओ और ओसीआई को अब OCCI कार्ड जारी किया जाता है। दोनों को ही समान सुविधाएं दी गई है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि पीपीटी 3 पे आ जाइए कि पीआईओ ओसीआई
को भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं है। PIO और OCI को भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं है। साथ ही PIO और OCI दोनों ना तो भारत में चुनाव लड़ सकते हैं और ना ही मत दे सकते हैं, पर NRI चुनाव भी लड़ सकता है और मत भी दे सकता है। इसके बाद हमने देखे थे संवैधानिक प्रावधान। इसको नीचे कीजिए। संवैधानिक प्रावधान नागरिकता से संबंधित आर्टिकल 5 से 11 में, लक्ष्मण जी नीचे कीजिए और नीचे कीजिए। हाँ, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 तक संविधान लागू होने के समय कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, इसके बारे में चर्चा की गई है। अब हम आते हैं आर्टिकल 5 पर। आर्टिकल 5 जन्म से भारत में संविधान लागू होते समय व्यक्ति है तो वह भारत का नागरिक होगा। दूसरी शर्त है, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 1935 के भारत में हुआ हो तथा माता पिता 1935 के भारत के नागरिक रहे हैं तो वो भारत का नागरिक होगा। इसकी तीसरी शर्त है कि संविधान लागू होने से अगली की पे संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से कोई व्यक्ति भारत में अधिवास कर रहा हो। ये हम रिवाइज कर रहे हैं, हम पहली बार पिछली बार इनको पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं उनके लिए भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। तो ये डेट ध्यान रखिएगा, 19 जुलाई 1948, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। 19 जुलाई 1948 से पहले यदि कोई व्यक्ति भारत की सीमा में प्रवेश कर गया है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, और 19 जुलाई 1948 के बाद प्रवेश किया है तो अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। अब है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 कहता है कि पहले भारत से वह पाकिस्तान गया हो और पाकिस्तान से पुनः भारत आया हो तो यह भी 19 जुलाई 1948 के बाद अगर ऐसा किया है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र उसे चाहिए होगा। अब आता है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 पे आते हैं। आर्टिकल 8 कहता है कि 1935 के बाद भारत से बाहर चला गया हो परंतु उसके दादा दादी नाना नानी में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो, ताकि भारत के बाहर जो भारत का दूतावास है वहाँ आवेदन दिया हो। इसी तरह आर्टिकल 9 कहता है किसी भी भारतीय नागरिक यदि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसे भारतीय नागरिकता से स्वतः ही वंचित कर दिया जाएगा। अर्थात भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, भारत में केवल एकहरी नागरिकता का ही प्रावधान है। आर्टिकल 10 कहता है संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन उसकी नागरिकता भविष्य में जारी रहेगी। संसद जैसे जैसे कानून बनाएगी नागरिकता में वैसे वैसे संशोधन किया जा सकता है और नागरिकता जारी रहेगी। आर्टिकल 11 में कहा था कि संसद की नागरिकता कानूनों को बना सकती है, कोई नहीं बना सकती। अगली स्थिति में है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 कहता है कि संसद ही नागरिकता कानूनों को बना सकती है और दूसरा नहीं बना सकता। अब है कि नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है, अर्थात भारत में किसी व्यक्ति को कैसे कैसे भारत का नागरिक होगा। तो जन्म से वंश से 5 प्रकार के भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा प्राकृतिकरण या देशीकरण द्वारा, 5वां है अर्जित राजनीति द्वारा। अब सबसे पहले देखते हैं कि जन्म से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे बनेगा। मैंने इसमें आपको बताया था कि 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात जन्म से भारत का नागरिक कैसे बनेगा, इसको इसमें मैंने बताया था कि 26 जनवरी 1950 या इसके पश्चात भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। अर्थात जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म लिया है
तो वह भारत का नागरिक होगा। 2003 में संशोधन करके 2004 में लागू किया गया और संशोधन किया गया कि माता पिता में से भारत का नागरिक हो और अवैध प्रवासी ना हो, माता पिता में से भारत का नागरिक हो और अवैध प्रवासी ना हो। दूसरा, हमने वंश से कैसे नागरिकता प्राप्त होगी इसके बारे में चर्चा की। वंश में यह है जन्म भारत से बाहर हुआ हो 26 जनवरी 1950, जिसके माता पिता के पास जन्म के समय भारतीय नागरिकता हो। 1992 में माता पिता में से किसी एक के पास भारतीय नागरिकता हो, ये कहा गया था। 2004 में संशोधन हुआ, उसमें कहा गया माता पिता में से किसी एक के पास भारतीय नागरिकता हो और ऐसा व्यक्ति उस देश के भारतीय दूतावास में जन्म के 1 वर्ष के भीतर पंजीकृत हो गया हो तो उसको वंश द्वारा नागरिकता प्राप्त होगी। ये हम 13 दिसंबर के लेक्चर में हम पढ़ा चुके थे। अब हम आते हैं तीसरी नागरिकता, पंजीकरण के माध्यम से कैसे नागरिकता प्राप्त होगी। इसको अगली पीपीटी लगाइए, जो आज के सब्जेक्ट की पीपीटी है उसको लगाइए। ये पीपीटी है कि पंजीकरण से अभी हम यह देख रहे हैं कि भारत की नागरिकता किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो आप बताएंगे कि भारत की नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, वंश से भारत की नागरिकता, और अब तीसरा है पंजीकरण द्वारा हम भारत की नागरिकता को कैसे प्राप्त करेंगे, इस पर हम चर्चा करते हैं। जब तक लक्ष्मण जी पीपीटी लगाते हैं जब तक मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता को हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, पंजीकरण से भारत की नागरिकता। पंजीकरण में 3 शर्तें होना आवश्यक है। पहला तो है भारतीय मूल का व्यक्ति रहा हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अभी हमने PIO को पढ़ा है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति पहले भारत का नागरिक रहा हो, वह ना रहा हो, उसके माता पिता, उसके दादा दादी, नाना नानी में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। लक्ष्मण जी अंडरलाइन करते जाइएगा। पहली शर्त तो यह है कि पंजीकरण से उसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलेगी जो भारतीय मूल का व्यक्ति रहा हो, पहली चीज। दूसरा है कि भारतीय नागरिक से विवाह करने वाला कोई विदेशी व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति है जो भारत के नागरिक से यदि कोई विवाह कर लेता है तो उसे भी पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। और तीसरा है भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे, उनको भी पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त होगी। अब इसमें कैसे होगी, अब इस पर मैं चर्चा करूंगा। 7 वर्ष तक भारत में निवास करे व रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करें। इसका अर्थ यह है कि कोई भी इन जो ऊपर लिखित 3 शर्तों को पूरा करता है तो भारत में 7 वर्ष तक निवास करना होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देना होगा। फिर 6 वर्ष, इन 7 वर्षों में से जो 7 वर्ष है, 6 वर्ष को कम से कम 180 दिन तक प्रति वर्ष रहे, अर्थात 7 वर्षों में से 6 वर्ष यहाँ पर वित्तीय वर्ष लिया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो लगभग प्रत्येक वर्ष 6 वर्षों तक 180 दिन तक अनिवार्य रूप से रहे। मतलब 365 दिन में से 180 दिन कम से कम वो भारत में रहे। और फिर अंतिम 1 वर्ष, जो 6 वर्ष तो हो गए, और अंतिम जो वर्ष है, अंतिम 1 वर्ष में भारत में ही रहना होगा आवेदन के 1 वर्ष पहले से ही। अर्थात 7 वर्ष का नियम है, 7 वर्ष में से 6 वर्ष तक वह 180 दिन प्रत्येक वर्ष में रहे और 180 दिन जैसे ही रह ले उसके बाद वह वापस अपने देश जहाँ PI जहाँ का नागरिक है वहाँ जा सकता है। इसका अर्थ ये है कि जैसे उसका जो पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट में एंट्री होती है कि वह इतने दिन से इतने तक दिन तक भारत में रहा, तो उन 100 साल में वो 180 दिन, चाहे 10 दिन के लिए आए, फिर 2 दिन के लिए चला जाए, फिर 10 दिन के लिए आए, ऐसा भी करे, परंतु 6 वर्ष में वह प्रत्येक वर्ष 180 दिन तक प्रति वर्ष रहे। और जो अंतिम वर्ष है, जिस दिन वह आवेदन करेगा भारत की नागरिकता के लिए,
तो अंतिम वर्ष वह 365 दिन ही रहे, परंतु 2015 में एक संशोधन किया गया और एक वर्ष में 30 दिन की छूट दी गई, अर्थात 7वें वर्ष में वह 335 दिन उसे अनिवार्य रूप से भारत में रहना होगा और 30 दिन वह अपने देश जा सकता है। उसी के बाद उसे पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब आता है प्रकृतिकरण या देशीकरण से भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहली शर्त यह है प्रकृतिकरण या देशीकरण से भारत की नागरिकता मिलने की कि वह 14 वर्षों में से 12 वर्ष भारत में बिताया हो। 14 वर्षों में से 12 वर्ष उसने भारत में बिताए हों, अर्थात 2 वर्ष, मतलब 365 गुणा 2, 730 दिन कोई व्यक्ति भारत से बाहर जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि प्राकृतिकरण या देशीकरण द्वारा वही व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिन्होंने 14 वर्षों तक भारत में निवास किया हो। इन 14 वर्षों में से सिर्फ 730 दिन वह अपने जो मूल देश जहाँ का वह नागरिक है वहां जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि 12 गुणा 365 दिन भारत में जो भी आए निवास करना होगा। दूसरा है, लेकिन जब वह आवेदन दे उसके पूर्व का 1 वर्ष लगातार भारत में निवास किया हो। यह आवेदन 13वें साल में दिया जाएगा और 13वें साल में जब आवेदन देगा और तो वह 1 वर्ष पूर्व पूरा 365 दिन निवास किया गया हो, परंतु 2015 में संशोधन करके अंतिम वर्ष में 30 दिन की छूट प्रदान की गई। मतलब इस 30 दिन की छूट दी गई। इस नियम के आधार पर वह प्राकृतिकरण या देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। सीधे और सरल शब्दों में हम अगर इसको समझें तो प्राकृतिकरण या देशीकरण से वही व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है जो लगातार भारत में 14 वर्षों तक निवास कर रहा हो और इन 14 वर्षों में उसे 730 दिन की छूट दी जाएगी कि वह अपने जहां का वर्तमान में नागरिक है वहां जा सकता है। परंतु जिस दिन वह आवेदन देगा उस दिन आवेदन के 1 वर्ष पूर्व तक, मतलब 365 दिन तक लगातार भारत में रहा हो और अंतिम वर्ष में रहा हो, परंतु 2015 में संशोधन किया गया और अंतिम वर्ष में उसे 30 दिन अपने मूल देश में जाने की छूट प्रदान की गई हो। ये है प्राकृतिकरण या देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता। वही पंजीकरण में क्या अंतर है कि पंजीकरण में 3 शर्तें हैं। भारतीय मूल का व्यक्ति रहा हो, भारतीय नागरिक से विवाह करने वाला विदेशी व्यक्ति रहा हो या भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे रहे हैं। तो इनको 7 वर्षों तक भारत में रहना होगा। वहीं प्राकृतिकरण या देशीकरण द्वारा 14 वर्षों तक रहना होगा। आपको मैं यहाँ बता दूं कि पाकिस्तान के एक कलाकार हैं अदनान सामी, वो देशीकरण या प्रस्तुतिकरण द्वारा ही उन्हें भारत की नागरिकता दी गई है। चलिए अब आखिरी पे आते हैं, अर्जित राज्य क्षेत्र। अगली पीपीटी है 7वीं पीपीटी। अर्जित राज्य क्षेत्र द्वारा भारत की नागरिकता। इसमें कुछ खास समझने का नहीं है, बस इतना समझें यदि भारत किसी दूसरे देश के किसी राज्य क्षेत्र को अपने में मिला लेता है तो वहां के जो व्यक्ति होंगे ऑटोमेटिक भारत के नागरिक बन जाएंगे। चलिए यहाँ पर एक नोट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस नोट को बड़ा ध्यान से अंडरलाइन भी कीजिए लक्ष्मण जी, और जो जितने भी स्टूडेंट हैं उसे सभी ध्यान से समझने पड़ेगा। देखिए नोट है, अमेरिका में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर केवल जन्म से अमेरिकी नागरिक चुनाव लड़ सकता है। भारत में किसी भी माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, अर्थात अमेरिका में यदि उसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है किसी व्यक्ति को तो सिर्फ जन्म से नागरिक होना चाहिए अमेरिका का, और भारत में किसी भी पद के लिए चाहे वह जन्म से नागरिक हो, चाहे वंश से नागरिक हो, चाहे देशीकरण या प्राकृतिकरण द्वारा नागरिक हो,
चाहे अर्जित राज्य क्षेत्र का नागरिक हो, किसी भी माध्यम से वह किसी भी पद पर चुनाव लड़ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आता है नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति कैसे की जा सकती है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। नागरिकता की समाप्ति 3 तरीकों से की जा सकती है। पहला, त्याग द्वारा। कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता को स्वयं त्याग कर दे तो वह उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा है बर्खास्तगी द्वारा। यदि भारत सरकार भारतीय नागरिकता से किसी व्यक्ति को बर्खास्त कर दे तो उस व्यक्ति की नागरिकता चली जाएगी। और तीसरा है वचना द्वारा। वचना द्वारा देखते हैं क्या होता है। इसको पीपीटी को ऊपर कीजिए लक्ष्मण जी। वचना द्वारा भारत की नागरिकता कैसे समाप्त होगी, हम इस पर अब चर्चा करते हैं। हाँ, बचना 2 तरीकों से 2 लोगों के लिए यह नागरिकता समाप्त करने का माध्यम है। पहला है जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत के नागरिक बने हैं, और दूसरा जो व्यक्ति देशीकरण के माध्यम से भारत के नागरिक बने हैं। पंजीकरण वही 7 वर्ष तक रहा हो, देशीकरण वही 14 वर्ष तक लगातार रहा हो। तो इन 2 जो माध्यमों से जो भारत के नागरिक बने हैं, उनको कैसे उनकी नागरिकता समाप्त होगी। पहली, झूठे तथ्य देकर नागरिकता प्राप्त कर ली हो। इन 2 श्रेणी के व्यक्तियों ने यदि कोई झूठे तथ्य प्रस्तुत किए हो और नागरिकता प्राप्त कर ली हो तो इनको हटाया जाएगा। दूसरा, संविधान के प्रति अनास्था प्रकट करेगा कोई व्यक्ति तो इसको नागरिकता से वंचित किया जाएगा। यहाँ यह बात ध्यान रखिए कि कोई व्यक्ति पंजीकरण और देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त की है, यदि वह संविधान के प्रति अनास्था प्रकट करेगा तो ही उसे नागरिकता से वंचित किया जाएगा। यानी जन्म से, वंश से और वंश से और अर्जित राज्य क्षेत्र से यदि किसी व्यक्ति ने नागरिकता प्राप्त की है तो संविधान में अनास्था के वक्त उसकी नागरिकता बनी रहेगी। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। तीसरा है शत्रु देश का सहयोग करें। यदि कोई व्यक्ति ये पंजीकरण और देशीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक बन गया और यदि पता चलता है या शत्रु देश का सहयोग कर रहा है तो इसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। चौथा है 5 वर्ष के भीतर आपराधिक मामले में 2 वर्ष की सजा मिल जाए किसी अन्य देश में। मान लीजिए पंजीकरण और देशीकरण से जिसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो और जो पहले देश का नागरिक रहा हो वहां कोई केस चल रहा हो और अभी नागरिकता प्राप्त से 5 वर्ष पूरे न हुए हो, तो ऐसे में यदि उस देश में 2 वर्ष की सजा मिल जाए तो पुराने केस में तो इसकी नागरिकता स्वतः यहाँ समाप्त हो जाएगी। और 5वीं कंडीशन है, और थोड़ा सा कीजिए, 5वीं कंडीशन है कि पीपीटी के ऊपर कीजिए, लगातार 7 वर्ष तक बिना सूचना के भारत से बाहर निवास कर रहा हो तो यह उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी लगातार 7 वर्ष तक बिना सूचना के भारत के बाहर निवास कर रहा हो तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, नागरिकता की समाप्ति 3 तरीकों से की जा सकती है, त्याग द्वारा, बर्खास्तगी द्वारा और वचना द्वारा। वचना 2 लोगों के लिए, पंजीकरण और देशीकरण से उनकी शर्तें दी है, 5 शर्तें। इन 5 शर्तों के आधार पर उनकी नागरिकता को वहां से हटाया जा सकता है। चलिए अगली बढ़िए। हाँ, चलिए अभी आपने सुना होगा एनआरसी पर काफी विवाद रहा, तो मैं छोटा सा मैं एनआरसी को समझा देता हूँ। एनआरसी क्या है? आवाज अटक रही जरा, आवाज अटक रही। अच्छा, अब आप कैसी आ रही? अब आवाज आ रही है कि नहीं? हमें अटक रही सर, अभी भी अटक रही। ये क्यों हो रहा? हेलो सर आ रही आवाज लेकिन बीच बीच में थोड़ी सी अटक रही। चलिए मैं थोड़ा सा, पता नहीं क्या टेक्निकल कारण है, मैं नहीं समझ पा रहा।
धीरे धीरे पढ़ाता हूँ तो समझ में आएगा। अभी ठीक आ रही सर। चलिए हम अब एनआरसी पर आते हैं। एनआरसी के बारे में अभी काफी आंदोलन भी हुआ था, तो हम समझते हैं एनआरसी क्या है। एनआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। फिर से बता देता हूँ, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी का फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य थे, पहला उद्देश्य था भारतीय नागरिकों की पहचान करना, भारतीय नागरिकों की पहचान करना, और दूसरा था वैध प्रवासी या अवैध प्रवासी को चिन्हित करना, वैध प्रवासी या अवैध प्रवासी को चिन्हित करना, और जो अवैध प्रवासी हैं उनको भारत की सीमा से बाहर करना। ये एनआरसी था, एनआरसी का उद्देश्य था। अब पहला एनआरसी, जो पहला एनआरसी हुआ था वो 1951 में हुआ था और संपूर्ण देश में किया गया था। ध्यान रखिएगा, जो पहला एनआरसी 1951 में हुआ था और यह संपूर्ण देश में हुआ था। 1983 में इंदिरा सरकार ने, 1983 में जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उसमें उन्होंने IMDT एक्ट बनाया। ये IMDT एक्ट क्या है? हम पढ़ रहे हैं एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। एनआरसी इसलिए जरूरी है, हालांकि ये नागरिकता का को रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको लिया है क्योंकि वर्तमान का मुद्दा रहा है। एनआरसी का जो उद्देश्य था भारतीय नागरिकों की पहचान करना था, दूसरा था कि वैध प्रवासी और अवैध प्रवासी को चिन्हित करना था, जो भी अवैध प्रवासी है उसे भारत की सीमा से बाहर करना इसका उद्देश्य था। पहला एनआरसी 1951 में हुआ था और यह संपूर्ण देश में इस एनआरसी को कराया गया था। 1983 में इंदिरा सरकार ने IMDT एक्ट बनाया। IMDT का फुल फॉर्म है इलीगल माइग्रेंट डिटरमाइनिंग बाई ट्रिब्यूनल, अर्थात कोई व्यक्ति विदेशी है, यह ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। तो इससे क्या हुआ, असम जो असम में था, असम में काफी रोष जताया गया कि इसका अर्थ ये है कि भाई पहले व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाए कि यह व्यक्ति भारत में अवैध प्रवासी है, उसके पश्चात जो आरोप लगाएगा वही व्यक्ति यह सिद्ध करे कि ये अवैध प्रवासी है, डॉक्यूमेंट के आधार पर या कोर्ट में उसे सिद्ध करना होगा कि ये अवैध प्रवासी है। जब ये एक्ट आया तो असम में काफी गुस्सा शुरू हुआ। असम स्टूडेंट फ्रंट, असम यूनियंस ने इसका काफी विरोध किया। विरोध इस आधार पर किया कि भाई कोई व्यक्ति विदेशी जो अवैध प्रवासी है और अवैध प्रवासी को सिद्ध करना, वह दूसरी मतलब जो आरोप लगा रहा है वही उसे सिद्ध करे कि अवैध प्रवासी है। तो ये कानून जो था, कानून काफी नाजुक कानून था। इसके बाद 1985 में जब राजीव गांधी की सरकार आई तो एक समझौता किया गया। राजीव गांधी की सरकार ने एक समझौता किया गया जिसे असम समझौता के नाम से जाना जाता है। असम समझौता को अंडरलाइन कर दें। 1985 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा जो समझौता किया गया उसे असम समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में क्या क्या प्रावधान थे, हम उसको देखते हैं। पहला प्रावधान ये था, इस समझौते के प्रावधान फर्स्ट, कि 1951 से 1961 के बीच सभी माइग्रेंट्स को भारत की नागरिकता दे दी गई। इसका अर्थ है कि जो 1951 से 1961 तक असम में, पश्चिम बंगाल में जिन्होंने घुसपैठ की उसको भारत की नागरिकता दे दी जाए। एक समझौता ये हुआ। दूसरा समझौता ये था कि 1961 से 1971 के बीच माइग्रेंट को भारत में 10 वर्ष निवास करना होगा, उसके बाद वोटिंग राइट्स प्रदान कर दिया जाएगा। अर्थ ये है कि 1961 से 1971 के बीच जो बांग्लादेश से भारत में आए, असम में पहुंचे,
पश्चिम बंगाल में पहुंचे, मेघालय में पहुंचे, उन व्यक्तियों को अगर उन्होंने 61 से 71 तक 10 वर्ष निवास कर लिया है तो उनको वोटिंग का अधिकार दे दिया जाए। जब वोटिंग का अधिकार दे दिया जाए तो इसे भारत की नागरिकता ही कहा जाएगा। और तीसरी शर्त ये थी कि 1971 के बाद कोई भी माइग्रेंट 1971 के बाद कोई भी माइग्रेंट भारत में प्रवेश करेगा तो उसे किसी भी दशा में भारत की नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी, अर्थात इसको अवैध प्रवासी माना जाएगा। तीसरा था कि 1971 के बाद कोई भी माइग्रेंट यदि भारत में प्रवेश करेगा तो उसे किसी भी दशा में भारत की नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी, अर्थात उसे अवैध प्रवासी माना जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि असम समझौता क्या है तो आप ये बताएंगे कि असम समझौता में 3 चीजें निकल कर सामने आई। पहली चीज ये थी कि 1951 से 1961 तक जिन्होंने भी भारत की सीमा में अवैध रूप से प्रवेश किया हो वो भारत के नागरिक होंगे। दूसरी थी 1961 से 71 तक जिन्होंने भी भारत की सीमा में प्रवेश कर लिया है उन्हें 10 वर्ष निवास करने के बाद वोटिंग राइट्स दे दिया जाएगा। और तीसरा था 1971 के बाद कोई भी माइग्रेंट भारत में प्रवेश करे तो उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, अर्थात अवैध प्रवासी माना जाएगा। तो इसमें भी बड़ी जब यह कानून आया तो असम में बड़ी थोड़े बहुत ही अशांति, यहाँ भी अशांति फैल गई। असम के लोगों का कहना था हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से लड़ना नहीं है, ना हम वो है, हमारा मैटर ये है कि जो अवैध प्रवासी हैं उनको बाहर किया जाए। चलिए फिर आगे 2005 में एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। 2005 में सर्बानंद सोनोवाल ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया। ये जो मुद्दा है नागरिकता वाला, इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया और कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें कहा कि एनआरसी बनाया जाए। यहाँ सॉरी आरआरसी लिख गया है, कृपया आरआरसी की जगह एनआरसी कर लिया जाए। सॉरी यहाँ गलती से आरआरसी हो गया है, आरआरसी को जगह एनआरसी पढ़ा जाए, उसको एनआरसी पढ़ा जाए इसे। तो कोर्ट ने कहा कि फिर से एनआरसी बनाया जाए। तो 2019 में जब लिस्ट आई तो उसमें 19 लाख लोग चिन्हित किए गए। असम के अंदर 19 लाख लोग ऐसे पाए गए जो अवैध प्रवासी थे। 2019 में लिस्ट आई कि भाई कौन कौन अवैध प्रवासी है, तो पता चला कि असम में 19 लाख लोग व्यक्ति ऐसे हैं जो अवैध प्रवासी हैं। चलिए अगली पीपीटी लगाइए। अगली पीपीटी लगाइए लक्ष्मण जी। चलिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, इस मुद्दे पर भी काफी गर्मा गर्म बहस अभी वर्तमान में जारी है कि जो बहस का मुद्दा है अभी हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर अपने आप समझ जाएंगे। बांग्लादेश, अंडरलाइन करते जाइएगा लक्ष्मण जी, ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अर्थात तीन देशों को अंडरलाइन कर दें। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से इलीगल माइग्रेंट में अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक कौन कौन है, वो 5 हैं, अंडरलाइन करते जाइएगा। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन समुदाय के माइग्रेंट्स को 6 वर्ष के भीतर ही देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इस पूरे सेंटेंस का कथन ये है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के
जो अवैध प्रवासी जो हैं, अवैध प्रवासी हैं, परंतु वो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। अल्पसंख्यक समुदाय 5 लिए गए हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। तो इन समुदाय के व्यक्तियों को 6 वर्ष के भीतर देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। यहाँ ये कहना है कि भाई देशीकरण द्वारा जो नागरिकता प्राप्त होती है, अभी हमने पढ़ा कि देशीकरण द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, तो उसमें ये था कि 14 वर्ष भारत में रहना होगा, परंतु इन लोगों को 6 वर्ष के अंदर ही नागरिकता प्रदान करने की बात कही है। प्रश्न जो इसमें उठते हैं वो क्या क्या उठते हैं, हम इन पर नहीं जाएंगे कि यह सही है कि गलत है, इसमें किसी समुदाय को नहीं लिया गया तो क्यों नहीं लिया गया, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम वही चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम में आए सकता है। इस पर जो प्रश्न उठते हैं, पहला प्रश्न ये उठता है कि इलीगल माइग्रेंट्स को नागरिकता क्यों दी जाए, इसको टिक कर दी जाए, टिक कर दी जाए। पहला है प्रश्न ये है, इलीगल माइग्रेंट्स को नागरिकता क्यों दी जाए। एक तरफ तो हम राष्ट्र एनआरसी करवा रहे हैं और उसमें हम चिन्हित कर रहे हैं अवैध प्रवासियों को, और दूसरी तरफ हम इलीगल माइग्रेंट्स को नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। तो यह नियमों के खिलाफ, नियमों के साथ खिलवाड़ वाली बात है। दूसरी बात है कि 6 वर्ष की सीमा क्यों, जबकि नियम 14 वर्ष का है। देशीकरण द्वारा जो नागरिकता का नियम है वो 14 वर्ष का है, ना कि 6 वर्ष का। और तीसरी बात ये है, तीसरी बात है कि अल्पसंख्यक समुदाय में मुसलमान शामिल नहीं है, अल्पसंख्यक समुदाय में मुसलमान शामिल नहीं है। हम भारत के संविधान को फॉलो कर रहे हैं या बीपीए के संविधान को। इसका अर्थ ये है कि बीपीए का अर्थ है बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है बीपीए, पर आप इसको लिख लीजिएगा, बी से बांग्लादेश, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान। ये कह रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय में मुसलमान शामिल क्यों नहीं किए गए, जबकि भारत के संविधान में मुस्लिम जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय में आता है। तो हम भारत के संविधान को फॉलो कर रहे हैं या बीपीए के संविधान को, ये यहाँ पर प्रश्न उठते हैं। और इस प्रश्न का जवाब सरकार मतलब देने में आनाकानी कर रही है, या हो सकता है दे नहीं रही। जो भी हो, हमें विवाद में नहीं पड़ना है, हमें बस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 को समझना है। क्वेश्चन आपसे आएगा, किन 5 अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता देने की बात की गई है। क्वेश्चन आ सकता है किस माध्यम से नागरिकता देने की बात कही गई है, तो आप बताएंगे देशीकरण के माध्यम से। किन किन देशों के व्यक्तियों को भारत की नागरिकता देने की बात कही है, तो आप बता देंगे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। चलिए अब हम पढ़ते हैं असम विरोध कि असम विरोध क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है असम विरोध। चलिए ऊपर कीजिए पीपीटी को। बस, असम विरोध क्यों कर रहा है। पहला, असम विरोध का पहला पॉइंट है हमारी संस्कृति की पहचान। ये असम के लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की सांस्कृतिक पहचान से बिल्कुल अलग है भारत की पहचान। हम बांग्लादेश से सांस्कृतिक भिन्नता की बात कर रहे हैं, ना कि हम इस्लाम से कोई सांस्कृतिक भिन्नता की बात कर रहे हैं। इसको सीधे अर्थ में हम समझें कि असम विरोध का कारण ये है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता नहीं देना चाहिए। वो उनका कहना है कि इनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति बिल्कुल भिन्न है। हम इस्लाम की भिन्नता की बात नहीं कर रहे हैं, हम अब हमारी और इनकी संस्कृतियों की बात कर रहे हैं, इसलिए नागरिकता नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा है चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, हमें इससे मतलब नहीं है कि इन 5 समुदाय के लोग आ रहे हैं। ये बांग्लादेश से आ रहे हैं,
या अफगानिस्तान से आ रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं, ये हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। हमारी समस्या यही है, इसी से हम मुक्ति चाहते हैं। देखिए, इसको एक उदाहरण से समझिए कि भारत की सरकार ने फैसला कर लिया है कि हमें 5 अल्पसंख्यकों को हम नागरिकता देंगे, परंतु जब ये व्यक्ति आएंगे तो हमारे संसाधनों पर कब्जा करेंगे, तो हमारे जो लोग हैं उनके संसाधनों को दिक्कत आएगी। तो इस कारण से असम के लोग विरोध कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपके घर में 5 सदस्य के रहने की व्यवस्था है और बाहर से कोई 10 और सदस्य आ जाएं और टोटल मिला के 15 सदस्य हो जाएं, तो आपके जो घर के संसाधन है वो कम पड़ जाएंगे इनकी पूर्ति करने में। यही एक उदाहरण से मैंने समझा है, यही इसके विरोध का प्रमुख कारण है। चलिए अब एक नोट देख लीजिए, अंडरलाइन करें इस नोट को। नोट है CIO और OCI कार्ड। CIO और OCI कार्ड पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन देशों के निवासियों को जारी नहीं किया जा सकता। CIO या OCI कार्ड है पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन देशों के निवासियों को जारी नहीं किया जा सकता। चलिए, नागरिकता में इतना ही। अब हम नागरिकता से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्वेश्चंस को देखेंगे, नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन। चलिए, वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, लक्ष्मण जी किसी का ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए, कोई म्यूट हो गया है। हाँ ठीक है। पहला, नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन है, पहला कथन, भारत में वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। दूसरा कथन, यदि कोई विदेशी नागरिक लगातार 7 वर्षों तक भारत में निवास कर ले तो वह स्वतः भारतीय नागरिक का दर्जा प्राप्त कर लेगा। 7 वर्षों तक निवास कर ले तो वह स्वतः भारतीय नागरिक का दर्जा प्राप्त कर लेगा। ये पंजीकरण वाली बात कर रहा है कि भारत की नागरिकता का दर्जा प्राप्त कर लेगा। अब ऑप्शन है सत्य कथन है। पहले ऑप्शन सुन लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। सत्य कथन है ए, अनम्यूट लक्ष्मण जी, किसी का माइक अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट करें लक्ष्मण जी। हाँ, सत्य कथन है, ए में है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है 1 व 2, डी में है ना तो 1 ना ही 2। अब मुझे बताएं इसका आंसर क्या है। हाँ, आप बताइए आंसर क्या है इसका। गायकवाड़ ने आंसर बी दिया है, केवल 2, और फव्वारा जी ने दिया है आंसर ए। हाँ, और कोई बताना चाहेगा? अब्दुल खड़से ने आंसर दिया है ए। चलिए, अब हम इस पर डिस्कस करते हैं कि आंसर कौन सा सही है। इसमें जिन्होंने आंसर बी दिया वो सही है, केवल 2। इसका केवल 2 आंसर सही है। अब सही कैसे है, अब हम डिस्कस करते हैं। पहला जो कथन है हम उसको डिस्कस करते हैं। पहला कथन कह रहा है कि भारत में वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यह कथन सही है। अब देखिए, भारत का कोई भी नागरिक
भारत के कितने भी बड़े पद पर कोई व्यक्ति बैठा हो उसकी आलोचना कर सकता है। हम मोदी जी की खूब आलोचना करते हैं और खुलेआम करते हैं, इसका अर्थ है कि हमें वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार है। परंतु यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में आ रहा है, वीजा लेके आ रहा है और वह मोदी जी की बुराई कर दे तो वह तुरंत गिरफ्तार हो जाएगा। इसलिए वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यह जो कथन है भारत में वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह कथन सत्य है। पर इसका आंसर ए होगा, आंसर ए होगा, यह कथन सत्य है। अब दूसरा कथन पढ़ते हैं, यदि कोई विदेशी नागरिक लगातार 7 वर्षों तक भारत में निवास कर ले तो वह स्वतः भारतीय नागरिक का दर्जा प्राप्त कर लेगा। यह क्योंकि अगर इसमें देशीकरण दिया होता, कोई विदेशी नागरिक 7 वर्ष तक लगातार निवास करता है तो देशीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, तो यह कथन भी सत्य हो जाता। परंतु इसमें उल्लेख नहीं किया गया है कि नागरिकता का माध्यम देशीकरण है कि या प्राकृतिककरण है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए यह कथन गलत हो जाता है। अतः ऑप्शन होगा ए। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में राष्ट्रपति पद के चुनाव में उम्मीदवार वही व्यक्ति हो सकता है जो जन्म से भारत का नागरिक हो। क्या बताइए, यह कथन सही है कि गलत है? चलिए पहले पूरा प्रश्न पढ़ना, फिर पढ़ते हैं। दूसरा है, पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। चलिए आंसर बी। चले भाई पूरे कथन तो पढ़ लो, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ये तो देख लो। अब इसमें पूछा जा रहा है असत्य कथन है। ऊपर कीजिए थोड़ा सा लक्ष्मण जी इसको। हाँ लक्ष्मण ऊपर कीजिए। अब पूछा जा रहा है असत्य कथन है। असत्य कथन में ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो अब बताइए इसका असत्य कथन क्या है? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए इसका असत्य है वो कि भारत में राष्ट्रपति पद के चुनाव में उम्मीदवार जन्म से नागरिक हो तो वही बनेगा, ये गलत है। ये अमेरिका के लिए ये कथन सत्य है। भारत में कोई भी 5 माध्यम से किसी भी रूप में भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली हो तो वह भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरा कह रहा है पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता, तो यह सही बात है। और चूंकि असत्य कथन पूछा है इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को टिक कीजिए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मतलब वही एनआरसी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे सर्वप्रथम 1951 में संपूर्ण भारत में लागू किया गया। दूसरा कथन है, वर्तमान में इसे 3 राज्य असम, मणिपुर व पश्चिम बंगाल में लागू किया गया है। अब पूछा जा रहा है कि सत्य कथन क्या है? सत्य कथन ए में है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है 1 और 2 दोनों,
और डी में है ना तो एक ना ही दो। बहुत बढ़िया, अधिकांश लोगों ने इसके सही आंसर दिए हैं। इसका आंसर है ए, केवल ए। मतलब सर्वप्रथम 1951 में लागू किया गया था और संपूर्ण भारत में इसको धूमधाम से लागू किया गया था। वर्तमान में 3 राज्य नहीं है, वर्तमान में सिर्फ असम में इसे लागू किया गया है, जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। और असम में यह 2019 में इसके डाटा आए हैं कि असम में लगभग 19 लाख व्यक्ति ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो अवैध प्रवासी हैं। चलिए क्वेश्चन 4 पे हम चर्चा करते हैं और यह है आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। थोड़ा और ऊपर कर दीजिए, थोड़ा सा और ऊपर, हाँ बस बस। क्वेश्चन 4 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, किसी भी नागरिक को जो संविधान के प्रति अनास्था प्रकट करे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। दूसरा कथन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा पीआईओ और ओसीआई का विलय कर दिया गया। तीसरा, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। सत्य कथन है ए 1 और 2, बी 1 व 3, सी 2 व 3, डी 1, 2 व 3। ये आंसर 2 और 3। देखिए यहाँ पर 2 चीजों को मैं समझा दूं, आपने बहुत बढ़िया क्लू निकाला है सब लोगों ने, पर एक चीज को मैं बता नहीं पाया, फिर भी सबके सही आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो आंसर सी 2 व 3 कथन सत्य हैं। पहला कथन पे हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी नागरिक को जो संविधान के प्रति अनास्था प्रकट करे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि नागरिकता प्राप्ति की 5 श्रेणियां हैं और 2 श्रेणियां जो पंजीकरण और देशीकरण या प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की है। अगर वो संविधान के प्रति अनास्था प्रकट करें तो हम उनको भारत की नागरिकता से वंचित कर सकते हैं। दूसरा कथन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा पीआईओ और ओसीआई का विलय कर दिया। सही बात है, पीआईओ और ओसीआई का विलय करके ओसीसीआई कार्ड जारी किए गए हैं। तीसरा कथन, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह भी कथन सत्य, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है इसको, परंतु जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जब भारत वापस लौटे थे तो उनके सम्मान में ही 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है और अब वर्तमान में 9 जनवरी आ रही है, प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। चलिए, ये आज का लेक्चर था और इसी के साथ ये नागरिकता वाला टॉपिक समाप्त होता है और आज नागरिकता का पूरा टॉपिक हमने पढ़ लिया है और इससे संबंधित क्वेश्चंस भी देख लिए हैं।